हेलो एवरीवन। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम स्नातक स्तरीय परीक्षा में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, कौन सी आकृति निम्नलिखित श्रृंखला को जारी रखेगी। इस आकृति में सबसे पहले आपको देखना है इस मुड़े हुए साइन को, देखना है कि ये किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले ये इसमें था, इसके बाद एक दो बड़ा और इसमें आ गया, दो के बाद ये एक बड़ा और इसमें चला गया, एक के बाद एक दो तीन बड़ा और इसमें चला गया, तीन के बाद ये कितना बड़ा, एक बड़ा और इसमें आ गया। देखो दो बड़ा फिर एक, तीन बड़ा फिर एक, अब ये कितना बढ़ेगा, अब ये चार बढ़ेगा। हम चार बड़ा लेते हैं, एक दो तीन चार, यानी अब ये कहाँ पर आना चाहिए, अब ये यहाँ पर होना चाहिए। ये ऑप्शन हमें कहाँ दिखता है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का मान उसके वर्णमाला के क्रमांक के बराबर है तो निम्न में से किसमें उसके सभी वर्णों का योग अधिकतम होगा। जिसका योग सबसे ज़्यादा होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इस केस में हमारी नज़र सबसे पहले जाती है ऑप्शन नंबर बी में। अब वो क्यों, देखो वो इसीलिए क्योंकि आप सभी को पता होगा अंग्रेजी वर्णमाला में जो सबसे पीछे आएगा, जो जितने पीछे होगा, जो जितने बाद में होगा, उसका मान उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसमें एस और टी बाद के अक्षर भी हैं, मान भी ज़्यादा है और दो बार रिपीट भी हुए हैं। तो देखो एस कितने नंबर पे आता है, एस आता है 19वें नंबर पे, दो बार है तो 19 दूनी 38। टी कौन से नंबर पे आता है, टी आता है 20वें नंबर पे, दो बार है तो 20 दूनी 40, बचा ए यानी एक। अब देखो इसको जोड़ो, 40 40 80 में से एक कम कर दो यानी 79। तो इसका ही योग क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। इन तीनों के मुकाबले में सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब हम बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की तरफ में। वर्ष 2009 का कैलेंडर डॉट डॉट वर्ष के समान होगा। देखो 2009 का कैलेंडर कौन से साल के समान होगा वो हमें बताना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम छोटी सी बेसिक डिटेल जान लेते हैं, उसके बाद जो भी ऐसे सवाल होंगे आप बिना पेन उठाई उसका आंसर कर पाओगे। अब हम चलते हैं बेसिक की तरफ में। सबसे पहले एक छोटी सी बात जो आप सभी को पता होगी, सबसे पहले बात करते हैं लीप ईयर के बारे में। ये लीप ईयर क्या होता है ये तो आप सभी को पता होगा। आप कहोगे लीप ईयर वो होता है जिसमें अगर हम 4 का भाग दें तो पूरी बार चला जाए। जैसे मैं कहूँ 2020, क्या ये लीप ईयर है, आप कहोगे जी हाँ ये लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से पूरी बार इसमें भाग चला जाता है, 4 से पूरी बार ये कट जाता है, यानी ये लीप ईयर है। अब देखो अगर कोई लीप ईयर होगा, अगर कोई लीप ईयर होगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये साल अब कितने साल बाद रिपीट होगा, कोई लीप ईयर दे दिया जाए, पूछा जाए कितने साल बाद अब ये साल रिपीट होगा, तो आप उसमें क्या कर दोगे, 28 प्लस कर दोगे, क्योंकि लीप ईयर 28 साल बाद क्या हो जाता है, फिर से रिपीट हो जाता है। ये बात आपको पता चल गई। जैसे मैं आपको देता हूँ 2004। अब सबसे पहले आप देखोगे क्या ये लीप ईयर है, 4 का भाग पूरी बार जा रहा है, आप कहोगे जी हाँ यानी ये लीप ईयर है। तो आप क्या करोगे, इसमें 28 ऐड कर दोगे। 2004 में 28 जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2032। यानी आप कह दोगे जो 2004 वाला साल है ये फिर से कब रिपीट होगा, ये 2032 में फिर से रिपीट हो जाएगा। ये बात आपको पता चल गई। अब एक और चीज़ बात आपको देखनी है। जैसे देखो लीप ईयर क्या होता है, जिसमें 4 का भाग पूरी बार चला जाता है। जैसे मैंने आपको अभी दिया क्या, 2004, आपने कहा कि 4 का भाग पूरी बार जा रहा है, यानी ये लीप ईयर है। अगर मैं आपसे कहूँ सन 1900, क्या ये लीप ईयर है। अगर मैं आपको दूँ सन 1900, क्या ये लीप ईयर है। मैं कहूँ 4 का भाग तो पूरी बार चला जाता है, ये लीप ईयर क्यों नहीं हो सकता। तो आप कहोगे ये लीप ईयर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई शताब्दी वाला वर्ष आ जाता है तो हम 4 से भाग न देकर उसमें 400 से भाग करते हैं और देखते हैं अगर पूरी बार कट जाए तो लीप ईयर है, नहीं तो नहीं है। ये 400 से पूरी बार कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसीलिए ये लीप ईयर नहीं होगा। अब आपको ये बात भी पता चल गई, अगर कोई लीप ईयर है तो 4 से भाग देने पे कट जाएगा। अगर शताब्दी वाला साल हमें पूछ दे तो हम 4 से भाग नहीं देंगे, 400 से भाग देंगे, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। मैंने आपको बताया लीप ईयर वाला साल, जो लीप ईयर वाला साल होता है वो क्या होता है, 28 साल बाद रिपीट होता है। अगर कोई लीप ईयर वाला साल ना हो, यानी सिंपल हो, यानी नॉर्मल लिख लेता हूँ मैं लिख लेता हूँ इसको नॉर्मल ईयर। अब पूछोगे नॉर्मल ईयर कब रिपीट होता है, जो साधारण वर्ष होता है वह 11 साल बाद फिर से रिपीट हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 2002। सबसे पहले आप लोग देखोगे क्या ये लीप ईयर है, तो आप कहोगे जी नहीं ये लीप ईयर नहीं है। तो आपसे पूछा जाएगा 2002
कितने साल बाद रिपीट होगा, यानी 2002 फिर कब रिपीट होगा सेम कैलेंडर। तो आप कहोगे 11 इसमें ऐड कर दोगे, 2002 में 11 जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2000 कितना 2013। तो आप कह दोगे जो 2002 का वर्ष होगा वह फिर से कब रिपीट होगा, यानी सेम कैलेंडर दोनों का कब होगा 2013 में हो जाएगा। ये बात आपको पता चल गई। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात जो आपको ध्यान रखनी है। अब क्या करेगा एग्जामिनर, आपसे 2009 दे के पूछ लेगा। ये आप क्यों देता है इसके पीछे भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा। एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो लीप ईयर होगा ना, जो लीप ईयर होगा वह है नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर इन दोनों का कैलेंडर कभी भी सेम नहीं होगा। लीप ईयर का कैलेंडर कभी भी नॉर्मल ईयर के कैलेंडर के समान नहीं होगा। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब एग्जामिनर आपको क्या देगा, 2009 देगा। 2009 सबसे पहले आपने देखना है क्या ये लीप ईयर है। आपने कहा जी नहीं, ये लीप ईयर नहीं है। तो आप क्या करोगे, ये नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में हम क्या करते हैं, 11 साल ऐड कर देते हैं। अब 11 साल जोड़ दो, फिर 2009 में 11 जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 2020 मिल जाएगा। अब आप कह दोगे 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2020 में रिपीट होगा। लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक ज़रूरी सी बात बताई है कि ये क्या है, ये है नॉर्मल ईयर और ये क्या है, ये है लीप ईयर। मैंने अभी आपको ये बताया है कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का कैलेंडर समान नहीं होगा। अब देखो 2009 में हमने 11 ऐड किया, ये 2020 मिल गया, ये क्या बन गया, लीप ईयर बन गया। इसके समान ये नहीं होगा, ये इसके समान नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखो जब कोई साल आपको दिया जाए उसमें आप 11 ऐड करते हो और आपके पास कोई लीप ईयर मिल जाता है, तो इस कंडीशन में आप क्या करना, इस कंडीशन में आप लोग उस साल में 11 न जोड़कर उस साल में आप लोग कितना जोड़ोगे, 6 जोड़ोगे। 2009 में 6 जोड़ो, फिर कितना आया, 2015 आया। तो आप कह दोगे 2009 वाला साल कब रिपीट होगा, 2015 में फिर से रिपीट हो जाएगा। जितनी बातें मैंने बताई मैं सोचता हूं कि आपको अब आ गया होगा। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, चेक करोगे क्या ये लीप ईयर है या फिर नहीं। जैसे आपको दिया था मैंने 2004, सबसे पहले आपने देखा ये लीप ईयर है या नहीं, आपने कहा हाँ ये लीप ईयर है, 4 से पूरी भाग चला जाता है। तो आप सिंपली क्या करोगे, इसमें 28 ऐड कर दोगे। लीप ईयर होगा तो 28 ऐड करना है और 2032 अपना आंसर कर देना है। अब दूसरा मैंने बताया लीप ईयर ना हो यानी नॉर्मल ईयर हो, यानी 2002 हो, तो आप क्या करोगे, नॉर्मल ईयर में 11 ऐड करोगे और 2013 राइट आंसर कह दोगे। अगर लास्ट वाली कंडीशन जो आपसे हमेशा पूछी जाएगी, आपको दे देगा 2009। अब 2009 में आपने सोचा ये नॉर्मल ईयर है, आपने कितना ऐड किया, 11 ऐड करने पे आपको कितना मिला, 2020 मिला। अब ये नॉर्मल ईयर हो गया, ये लीप ईयर होगा, दोनों समान नहीं होंगे। तो इस कंडीशन में आप लोग यहाँ पर 11 ऐड ना करके, यहाँ पर 11 ऐड ना करके यहाँ पर आप लोग 6 ऐड कर दोगे, तो 9 6 15 यानी 2015 हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। आई होप दोस्तों अब ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपसे 2009 का कैलेंडर किस वर्ष के समान है पूछा है, हमने निकाल दिया कितना, 2015 के समान है, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। एक महिला का परिचय कराते हुए राम ने कहा वह मेरी दादी की इकलौती संतान की पुत्री है। देखो ये है राम, इसने किसी महिला की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी दादी की, ये होगी दादी, ठीक है ना, ये होगी दादी। मैं डी लिख लेता हूँ, ये होगी दादी, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, ये हो गया दादी, ये होगी दादी। वह मेरी दादी की इकलौती संतान, इकलौती संतान यानी कौन, इकलौती संतान होगी तो माना ये है इकलौती संतान, ठीक। इसकी पुत्री है, ये है उसकी पुत्री जिसकी तरफ इशारा किया था। जब इकलौती संतान ये है तो ये उसके फादर हो सकते हैं और ये उसकी इकलौती संतान है, तो ये इसकी तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि ये इसके इकलौती संतान है, उसकी ये पुत्री है, यानी इसकी क्या होगी, बहन ही तो होगी, बहन। यानी ऑप्शन नंबर बी को क्या कर लेते हैं हम यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन कर लेते हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि सबसे पहले दिया था मेरी दादी की इकलौती संतान, जो ये दादी होगी, जो इसकी इकलौती संतान होगी, उसकी अगर ये पुत्री है, राम भी तो इशारा करते हुए इसको अपनी दादी कहता है, यानी ये क्या हो जाएगी, इसकी बहन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला सवाल है, यदि शब्द LEADER का कोड 20 13 9 12 13 26 हो तो LIGHT लाइट को किस प्रकार लिखा जाएगा। सिंपल सा है, देखो एल को इसने क्या लिखा, एल को इसने लिख दिया 20। एल को 20 क्यों लिखा, देखो हम सभी को पता है, अगर हम देखते हैं एल को तो एल कौन से नंबर पे आता है वो हमें देखना है। एल कितने नंबर पे आएगा, एल आएगा कौन से नंबर पे, 12वें नंबर पे। 12 में इसने क्या कर दिया, 8 जोड़ दिया। 12 में जैसे ही 8 जोड़ा तो हमें क्या मिल गया, 20 मिल गया। 12 में 8 जोड़ने पे 20 मिला, यानी 8 इसने जोड़ा है। ई कितने नंबर पे आता है, ई कौन से नंबर पे आएगा, 5वें में। अब 5 में 8 जोड़ दोगे तो कितना मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। अब हमें बात समझ में आ गई,
जो जिसका मान है उसमें हमें क्या कर देना है, 8 जोड़ देना है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, ए कौन से नंबर पे आएगा, 1 ना, 1 में 8 जोड़ दो, यहाँ हमें कितना मिल गया, 9 मिल गया। इसी तरीके से आगे बढ़ाया है, जो जिसका मान है उसमें हमें क्या कर देना है, 8 जोड़ देना है। अब हम अपने आंसर पे चलते हैं। देखो यहाँ पर कितना है, एल है, यहाँ एल को 20 लिखा है, तो यहाँ पर भी क्या लिखेगा, 20 सभी में है। अब हम चलते हैं अगले में, एल के बाद क्या है, आई का स्थान कितना होता है बताओ, आई होता है 90 नंबर पे ना। 9 में अगर हम 8 जोड़ देंगे, 9 में 8 जोड़ देंगे तो 9 8 है, कितना मिलना चाहिए हमें, 17 मिलना चाहिए। 17 कहाँ पर है, 20 के बाद 17, ऑप्शन नंबर एक ही है, 20 के बाद 17, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब आप और चीज़ों को भी चेक कर सकते हो, ठीक है, बाकी आपको एग्जाम में इतना चेक करना नहीं है। अगर अभी तो हम घर में कर रहे हैं, जब आप एग्जाम में करोगे तो इस तरीके से आंसर लगा देना। जैसे अब हम चलते हैं एच की तरफ में, देखो एच का स्थान कितना होता है। जैसे अब हम चलते हैं जी की तरफ में, देखो आई तक हमने कर लिया था, अब हम चलते हैं जी के स्थान पे। जी का स्थान कितना होता है, 7 ना, 7 में कितना ऐड कर देंगे हम, 8 ऐड कर देंगे। 8 8 16 में से 1 कम कर दो, 15, ये देखो 15, आपको पता चल गया ना, जितना स्थान है उसमें 8 ऐड करके आंसर दिया था। तो कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ में। ये दिया था, यदि कैलाश, गोविंद और हरिंदर बुद्धिमान हैं और ये सारी चीज़ें ईमानदार हैं और ये महत्वाकांक्षी हैं, तो बताओ कि कौन न तो ईमानदार है, न ही कठिन परिश्रमी है, किंतु महत्वाकांक्षी है। सबसे पहले हमें देखना है कौन न तो ईमानदार है। अब ईमानदार कौन नहीं है, जिसका नाम ईमानदार में आएगा हम उसे काट देंगे। कौन न तो ईमानदार है, ईमानदार कौन कौन है, देखो ईमानदार कौन कौन है, राजेश, हरिंदर, जितेंद्र का नाम यहाँ पर नहीं आना चाहिए। राजेश, हरिंदर, जितेंद्र, राजेश, हरिंदर, जितेंद्र नहीं है, 2 नाम तो ऐसे ही कट गए। ठीक, नीचे के 2 नाम हम क्या कर चुके हैं, कट कर चुके हैं, नीचे के 2 नाम हमने कट कर दिए। अब देखो फिर उसके बाद नहीं कठिन परिश्रमी है, कठिन परिश्रमी वाले का भी नाम नहीं आएगा। कठिन परिश्रमी कैलाश, राजेश और जितेंद्र का नाम भी यहाँ नहीं आएगा। कैलाश, राजेश, जितेंद्र का नाम यहाँ पर नहीं आएगा। कैलाश, राजेश और जितेंद्र का नाम यहाँ पर नहीं आएगा। कैलाश, राजेश, जितेंद्र, राजेश तो पहले कर चुका है। अब देखो बचा कौन, बचा गोविंद, तो हमारा क्या होना चाहिए, गोविंद राइट ऑप्शन होना चाहिए। हम इसको कैसे करेंगे, देखो किंतु महत्वाकांक्षी है। अब गोविंद का नाम महत्वाकांक्षी में आना चाहिए। क्या गोविंद का नाम महत्वाकांक्षी में है, यानी हमारा ऑप्शन एकदम राइट है। हम क्या कर देंगे, सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। निम्न आकृति में यदि सभी वृत्तों के केंद्रों को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मिला दिया जाए तो कितने वर्ग बनेंगे, हमें बताना है। क्षैतिज भी मिला देते हैं, ऊर्ध्वाधर भी मिला देते हैं। ऊर्ध्वाधर भी मिला दिया हमने, क्षैतिज भी हमने मिला दिया, देखो मिला दिया ना। अब इसमें बताओ कि वर्ग कितने हैं, तो आप सभी को बताएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ये वाला 9, एक ये वाला 10, एक ये बीच में बना हुआ 11। 11 के अलावा और कोई नहीं बनेगा। तो 11 कहाँ पर दिखता है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। घड़ी और जल प्रतिबिंब वाले सवाल। देखो घड़ी के आपने 2 सवाल देखे होंगे, एक तो मिरर इमेज और एक वाटर इमेज। सबसे सिंपल इसमें काम क्या करना होता है, हमसे पूछा जाएगा अगर जल प्रतिबिंब के बारे में, हमसे पूछा जाएगा अगर वाटर इमेज के बारे में या फिर मिरर इमेज के बारे में। देखो एक चीज़ याद रख लो, अगर आपसे मिरर इमेज पूछा, अगर आपसे क्या पूछे, मिरर इमेज पूछे, तो जो भी आपको समय दिया जाएगा ना, उसको 12 में से या फिर 11:60 में से माइनस करना। अगर सीधा घंटा लिखा हुआ, जैसे 3 लिखा हुआ, 3 बजे लिखा होगा, 3 बजे लिखा होगा, तो आपको इसको 12 में से माइनस करोगे। वहीं अगर 3:15 लिख देगा, मिनट भी दे देगा, तो आपको फिर इसमें से माइनस करना पड़ेगा 3:15। ठीक है ना। ये बात किसकी थी, ये थी मिरर इमेज की। लेकिन हमें यहाँ पर अभी मिरर इमेज नहीं फाइंड करना है, हमें यहाँ पर वाटर इमेज बताना है। वाटर इमेज कैसे निकालते हैं, देखो वाटर इमेज का एक फॉर्मूला है, जो भी आपके पास मान दिया होगा ना घड़ी का समय, उसको 18:30 में से या फिर 17:90 में से माइनस करके आप लोग देख लेना। जैसे आप लोग इनमें से माइनस करोगे तो आपको डायरेक्ट टाइम मिल जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं ए को जैसे ही हम देखते हैं 18:15 है। देखो 18:15 को मैं 17:90 में से माइनस कर लेता हूँ। आप उसमें से भी कर सकते हो, कैसे भी आंसर आप लोग निकाल सकते हो। जैसे मैं फर्स्ट लिख लेता हूँ, 18:30 लिख लेता हूँ। ठीक, 18:30 लिख लेता हूँ और यहाँ पर मेरे पास था 8:15, तो कितना आएगा, देखो 30 में से 15 कम कर दो, कितना आया 15। 18 में से 8 कम कर दो, कितना आया 10। यानी जल में वो कितना दिखेगा, वो दिखेगा 10:15। पहले का कौन सा है, पहला है, तो सबके पहले ही दिए हैं। हम लास्ट की तरफ से चेक करते हैं, लास्ट में कितना है 10:55। आप कोई सा भी चेक कर सकते हो। ठीक, 10:55 देखो, 10:55 18:30 में से या 17:90 में से, किसी में से भी माइनस कर लेना। ठीक, 17:90 में लिख लेता हूँ और 10:55 यहाँ पर मेरे पास टाइम दिया हुआ था। अब जब मैं माइनस करूँगा, 10 में से 5 गया तो 5, 8 में से 5 गया तो 3, इसके बाद कितना यहाँ पर बच जाएगा 10।
यहाँ पर कितना बच जाएगा, 17 में से 10 गया तो यहाँ पर बच जाएगा मेरे पास, सॉरी 7 बच जाएगा, यानी 7:35 होना चाहिए। ये देखो 7:35 दिख गया, आपको पता चल गया। अगर आपसे मिरर इमेज पूछे 12 में से या 11:60 में से कम कर दो, अगर वाटर इमेज पूछे तो 18:30 या फिर 17:90 में से कम कर दो। तो चौथे का कौन सा होना चाहिए, चौथे, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक है, पहला चौथा, बाकी सबको भी आप देख सकते हो। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ में। 4 गांव ABCD, चलो इसको हम लास्ट में बनाएंगे, ठीक। पहले ये वाला देख लेते हैं, सिंपल वाला। 4, 6, 9, 13.5 और आगे क्या आएगा। सिंपल था, देखो 4 को 6 आप कब बनाओगे, सिंपल, अगर आपने पेपर में देखा होगा तो यही सोचा होगा। 4 को मैं 4 से 6 हुआ, सबसे पहले तो आप लोग देखोगे चलो 2 बढ़ा, फिर यहाँ पर 2 नहीं बढ़ा, अब ये श्रृंखला आगे को नहीं बढ़ेगी। सबसे पहले आपने इसमें फिर क्या देखा होगा, आपने देखा होगा 4 से 6 कैसे बना। देखो जब आप 4 को 6 बनाना चाहते हैं तो 15 चक्को 60, यानी 1.5 से इसको मल्टीप्लाई किया है। 4 को आप 1.5 से गुणा करोगे, यानी 1.5 से, 1.5 का मतलब, ठीक। 4 गुणा 1.5, 15 चक्को 60 के बाद 1 दशमलव लग गया, यानी 6, समझे ना। जैसे देखो 4 गुणा 1.5, 15 चक्को 60, एक अंक बाद दशमलव है यानी 6, आपको पता चल गया। 1.5 से इसे गुणा किया है। इसी के बाद 6 को अगर हम 1.5 से गुणा कर देंगे, 15 6 90, 1.0 आगे तो 9। इसके बाद देखो 9 को जब आप फिर से 15 से गुणा करते हो तो 15 नाम 135, हमें 1.5 से गुणा करना था ना, यहाँ पर पॉइंट लगा लो, यहाँ पर भी पॉइंट है, 13.5 हमें यहाँ पर मिल गया। तो अब 13.5 यहाँ पर है, 13.5 यहाँ पर है, इसको फिर से हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 1.5 से इसको मल्टीप्लाई फिर से कर देना है। कैसे करेंगे, कर देंगे हम, देखो 15 25 क्या होगा, 75 में 5 यहाँ पर लिख लेते हैं, 7 हम हाथ में ले लेते हैं, यानी हासिल रख देते हैं, ठीक। फिर क्या करेंगे, 15 या 45 करेंगे ना, 45 पे जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर फिर से 45 2 12 25 आना चाहिए। 25 हमें कहाँ पर है, देखो इसमें 75 है, ये हम नहीं करेंगे, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, 25 आना चाहिए, 25 यहाँ पर है। आपको सिंपली क्या करना था, 13.5 को कहाँ मल्टीप्लाई करना था, 13.5 को आपको मल्टीप्लाई करना था किससे, 13.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना था। सभी इसी तरीके से आगे बढ़े हुए हैं। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना मिलेगा, 20.25 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ में, ठीक है ना। ये है, इसमें क्या कहा गया, 4 गाँव ABCD एक सरल रेखा में है, ठीक है। बी से डी तक की दूरी 10 किलोमीटर है। ए गांव डी और सी के बीच में है। सी से बी की दूरी सी से डी की दूरी की दुगनी है या दोगुनी नहीं है। सी से डी तक की दूरी से 2 किलोमीटर अधिक है। सी से बी की दूरी कितनी है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम एक एक करके इसमें सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ABCD को क्या लिख लेंगे, गाँव के जैसा बना लेंगे। ABCD गाँव ये हो गया, एक लाइन में है कहा, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर सी होगा, कुछ भी हो सकता है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये सिर्फ मान रहा हूँ, ठीक। कोई कहीं पर भी हो सकता है, वो मैं क्वेश्चन देखूंगा तब पता चलेगा। इसके बाद हमसे क्या कहा गया वो हमें बताना है। अब एक बार मैं फिर से क्वेश्चन देख लेता हूँ और देखता हूँ कि क्या कहा गया है। एक बार इसको पढ़ लेता हूँ फिर से। बी डी 10 किलोमीटर है और ए को मुझे डी और सी के बीच में बनाना है, डी और सी के बीच में बनाना है। फिर इसके बाद सी और बी की दूरी को क्या करना है, सी से डी तक की दूरी की क्या है, से 2 किलोमीटर ज़्यादा है, इसको 2 किलोमीटर अधिक बना देना है। अब देखो यहाँ पर मैं इसे क्या करता हूँ, फिर से चित्र को लाता हूँ और यहाँ पर आपको बताता हूँ। अब देखो सबसे पहले हमें क्या कहा गया, ए गांव जो है डी और सी के बीच में है। ए गांव जो है डी और सी के बीच में है। ये लो मैंने इस गांव को बीच में बना दिया। अब मुझसे कहा गया बी और डी के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। डी तो ये है, मतलब बी यहाँ पर होगा। अब देखो बी और डी के बीच की दूरी कितनी आ गई, बी और डी के बीच की दूरी 10 किलोमीटर आ गई। सिंपल सी बात लिख ली, जो उसने कहा था सारी चीज़ें मैंने उसी के हिसाब से फिट कर दी। ए गांव को बीच में बना दिया, बी और डी के बीच की दूरी 10 किलोमीटर भी लिख दी है। जैसा उसने कहा वैसा मैंने कर दिया। अब कहा कि मुझसे सी और डी के बीच की दूरी से 2 किलोमीटर ज़्यादा है सी और बी के बीच की दूरी। जो सी और बी के बीच की दूरी है ना, वह सी और डी के बीच की दूरी से 2 किलोमीटर ज़्यादा है, ठीक। यही मुझसे कहा था, सी और डी के बीच की दूरी से 2 किलोमीटर ज़्यादा है कौन, सी और बी के बीच की दूरी। मैंने ये भी उसी तरीके से लिख लिया। इतनी बात आपको पता चल गई ना क्वेश्चन देखते हुए। अब आप क्या करोगे, देखो अब आप क्या करोगे, एक बार मैं इस लाइन को मिटाता हूँ, ठीक। फिर से इसको मैं दोबारा लिखूंगा, इसको मैं फिर से क्या करूँगा, दोबारा लिखूंगा। एक बार मैं अपना चित्र फिर से कर लेता हूँ जैसा उन्होंने कहा है। मैं मान लेता हूँ सी और डी के बीच की दूरी मैं मान लेता हूँ कितनी है, एक्स है। मान सकता हूँ मैं अपने हिसाब से, एक्स मैंने मान ली। अब देखो
इतनी कितनी होगी फिर, जो मुझे ये दूरी निकालनी है, ये पूरा 10 किलोमीटर है, इतना x है, तो ये कितना होगा, ये तो 10 - x होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, 10 - x इसको होना चाहिए। ठीक, ये कितना आ गया, 10 - x आ गया। अब देखो यहाँ पर कितना था, सी बी था, सी और बी के बीच की दूरी किससे ज़्यादा है, सी प्लस डी के बीच की दूरी से 2 किलोमीटर ज़्यादा है। इस तरीके से मैंने लिख लिया है। अब देखो सी और बी के बीच की दूरी कितनी है वो बताओ, सी और बी के बीच की दूरी, सी और बी के बीच की दूरी 10 - x है, तो 10 - x लिख लिया। सी और डी के बीच की दूरी कितनी है, सी और डी के बीच की दूरी कितनी है, x है, ये मैंने x भी लिख लिया, +2। अब इस इक्वेशन पे आपको ध्यान देना है, बाकी चीज़ें मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। 10 - x बराबर x + 2 कैसे आया, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। 10 - x बराबर x + 2, 10 - x बराबर x + 2, ये आ गया आपके पास ना। अभी मैं फिर से चित्र बना के आपको बता दूंगा। अब देखो x को उधर भेज दो, 10 को इधर ले आओ, 2 जब इधर आएगा तो 8 बन जाएगा, x जब उधर आएगा तो 2x बन जाएगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू मुझे कितनी मिली, x की वैल्यू मुझे मिल गई 4 मिल गई। लेकिन x की वैल्यू मुझे 4 नहीं बतानी है, मुझे क्या बताना है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने चित्र क्या बनाया था, चित्र ये बनाया था, यहाँ पर था b, यहाँ पर था c, यहाँ पर था a, यहाँ पर था d, ये था। ये पूरा कितना था, ये पूरा 10 किलोमीटर था, ये सारी चीज़ें आपको पता थी, ये पूरा 10 किलोमीटर था। यहाँ से यहाँ तक का कितना मैंने माना था, 10 - x माना था, और ये कितना माना था, ये मैंने x माना था, ये माना था ना। ये देखो x की वैल्यू मुझे मिली है, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, 4 आई है। लेकिन मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, b से c के बीच की दूरी, ये वाली दूरी पूछी है। देखो b से c के बीच की दूरी जो कितनी है, 10 - x है, तो 10 - x की वैल्यू मैंने निकाली है 4। 10 में से जब आप 4 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6। बात समझ में आई ना, सारा का सारा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से इसका आंसर कितना आना था, 6 आना था। बाकी और तो सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा जो पिछली परीक्षा हुई थी, स्नातक स्तरीय परीक्षा, रीजनिंग के कैसे सवाल उसमें पूछे गए थे। पहले भी मैंने आपको बताया था रीजनिंग के किसी भी सेट में आएंगे तो मैं ज़रूर से वो कैसे आए उसका पूरा डिटेल में आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। आरओ की मैं नहीं बना पाया, किसी वजह से वो नहीं बनी, तो इसमें मुझे टाइम लगा तो मैंने इसको बना दिया। ठीक है, आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। बाकी आप लोग टॉपिक भी कमेंट कर सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस पे लाऊँ। जब मैं रीजनिंग के सेट की वीडियो बनाऊँगा तो मैं पूरा आपको कंप्लीट बताऊँगा कि रीजनिंग में अभी तो मैंने आपको बेसिक बताया कि कैसे होता है, कैसे इसका आंसर निकालना था। अब जब मैं क्लास लाऊंगा उसकी तो मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा, तब आप कोई भी रीजनिंग का सवाल आएगा तो कोई भी रीजनिंग का सवाल बहुत आसानी से बना पाएंगे। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो कैसी लगी वो आप लोग आजकल कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिया करो, ठीक है ना। फिर मिलेंगे अगली नई वीडियो में। जय हिंद।